हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। हमारे भारत देश में 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत देश के जो राष्ट्र चिन्ह है, प्रतीक है, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, आर्मी, पुलिस, हर जगह पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको यह सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई, यह लंबाई है और यह चौड़ाई है, इसका अनुपात आपसे पूछा है तो क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला 3:2। ठीक है, यह अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का। देखिए, पूछा जा चुका है प्रश्न। आपको लगता होगा कि इतने सिंपल से प्रश्न क्यों पूछे जाएंगे, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल पूछा गया आपसे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात आपको बताना है। इसके पहले हमने क्या देखा? लंबाई और चौड़ाई का। तो यह लंबाई और चौड़ाई हमने यह देखा था, तो 3:2 था। अब आपसे क्या पूछा है कि चौड़ाई और लंबाई, तो मतलब 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या? ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा? 2:3। ओके, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है और बहुत ही सिंपल सा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? क्या रंग है इसका? यह समुद्री नीला नहीं है, यह गहरा नीला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समुद्री नीला भी लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होना। कैसा रंग है इसका? गहरा नीला है। जो बीच में धर्म चक्र बना है, इसका रंग क्या है? गहरा नीला है। अगला सवाल, सभी को इसका उत्तर पता होगा। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में, ये जो चक्र है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में, इस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? ये जो देख रहे हैं आप इस तरह से, यह कितनी तिल्लियां हैं? काउंट करने पर आप पाएंगे कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं इसके मध्य में। चलिए अगला सवाल है हमारा। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है वह निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई है? कौन व्यक्ति है जिसने स्वतंत्र भारत, याद रखना है आपसे, स्वतंत्र भारत के बारे में पूछा है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की है? किसने की है? तो सही उत्तर होगा इसका पिंगली वेंकैया। इनका नाम क्या है? पिंगाली वेंकैया। ठीक है, पिंगाली वेंकैया। देखिए, गांधी जी ने सबसे पहले सन 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और जो हरा रंग था वह मुसलमानों के लिए, और बीच में एक चक्र था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोगों को पता होगा। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? नेशनल एंथम क्या है? क्या होगा? जन गण मन। ठीक है, यह भारत का राष्ट्रीय गान है जो बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। यह चीज़ भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? अभी मैंने उत्तर बताया, कौन है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जो बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, देखिए आप सोचते होंगे यह बहुत सिंपल सा प्रश्न है, एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग फिर भी गलत करके आ जाते हैं बहुत ही सिंपल से प्रश्नों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? कब और कहाँ गाया गया था? तो देखिए, सबसे पहले 1911 सन 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। इसकी डेट बताइए, डेट क्या होगी? डेट थी 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। वापस से याद कीजिएगा, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जो बंगाली में
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911, ठीक है, या फिर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? जब आप इसको गाते हैं तो कितना समय लगता है? 52 सेकेंड्स लगते हैं। कितना समय लगता है? 52 सेकेंड इसमें लगते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा, यह है कि जो जन गण मन है, इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी सन 1950 में अपनाया था। देखिए 1911 में सबसे पहले इसको गा चुके थे कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन हमारे भारतीय संविधान सभा ने इसको कब 24 जनवरी 1950 में अपनाया था, इसके हिंदी संस्करण को। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो मैं बता रही हूँ। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? देखिए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क है। राष्ट्रगीत अलग है, राष्ट्रगान अलग है। ठीक है, राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है। और गीत क्या है? गीत कौन सा है? तो वह है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, यहाँ पर ब आएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रगीत गाया, ये लिखा गया है। ठीक है, ये इनके रचयिता है। कहाँ से लिया गया अगर पूछा जाए तो आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ से। उसको गाने में करीबन 65 सेकेंड्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 65 सेकेंड इसमें लगते हैं। चलिए वही सवाल आ गया। क्या है सवाल कि भारत के राष्ट्रगीत के गायन की अवधि क्या है? मतलब कि इसको गाने में कितना समय लगता है? अभी मैंने अभी जस्ट बताइए क्या होगा? 65 सेकेंड, मतलब 1 मिनट और 5 सेकेंड का समय लगता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? सबसे पहले कब गाया गया? तो याद रखना आपको ऑप्शन बी वाला, सन 1896 ईस्वी में। सन 1896 ईस्वी में इसको पहली बार गाया गया था। देखिए इसके बारे में और भी कुछ याद करना होगा आपको। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, इन्होंने 7 नवंबर सन 1976 ईस्वी को बंगाल के कांतल पांडा गांव के एक गांव है, यहाँ पर इस गीत को लिखा था। वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद संस्कृत में हैं, जो बाकी के पद हैं वह बांग्ला भाषा में लिखे गए थे। सर्वप्रथम वर्ष सन 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? इसका उत्तर मैं बता चुकी हूँ। सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है आनंद मठ। भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, यह किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित है। इसके लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, इसको गाने में पूरा कितना समय लगता है? 65 सेकेंड, मतलब 1 मिनट और 5 सेकेंड का समय लगता है। अगला सवाल है हमारा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो दैनिक कार्यक्रम हैं, इनकी शुरुआत किससे होती है? किससे होती है? तो राष्ट्रगीत से होती है। किससे होती है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा संस्कृत और बांग्ला दोनों मिश्रित भाषा में जो लिखा गया है, इससे होती है इनकी शुरुआत। ठीक है, और किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। चलिए, और इसको गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। रिवीजन भी हो रहा होगा आप लोगों का, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल से चीज़ें हैं, फिर भी हमें याद नहीं रहती हैं, भूल जाते हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि माइंड में आपके सेट हो जाए। नेक्स्ट है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है?
तो ये कौन सा है, यह ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसे हम कहेंगे शीर्ष भाग, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। सिर्फ इतने को ही हम, ये जो इतना सा हिस्सा है इसी को हम राष्ट्र प्रतीक चिन्ह के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा सही उत्तर, शीर्ष वाला भाग हम यूज करते हैं। ये नीचे वाला या फिर इसके नीचे जो और वाला हिस्सा है इसको नहीं हम यूज करते, इस पूरे को भी नहीं यूज करते हैं, सिर्फ जो इतना वाला ऊपर का हिस्सा है, अभी आपको लास्ट में एक इमेज बताई जाएगी, सिर्फ जो इतना वाला हिस्सा है यही हमारे भारत देश का राष्ट्र प्रतीक चिन्ह है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्र प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। कौन सा पशु आपको इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी पशु बने हुए हैं, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको सिंह, सांड, घोड़ा, यह 3 पशु देखने के लिए जरूर मिलेंगे, लेकिन हिरन इसमें नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है कि इसमें कौन सा पशु नहीं दिख रहा है, वह है हिरन। ये जो मूल है, मूल रूप से इसमें 4 सिंह बने हुए हैं। कितने सिंह हैं, 4 सिंह हैं, देख रहे होंगे आप, जो एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े हैं, ठीक है। इसमें अब यहाँ आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर एक हाथी है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा दिखेगा, एक सांड है और सिंह बना हुआ है। जो घंटी के, ये जो घंटी जैसा बना है, इस आकार के कमल के ऊपर, ठीक है, जो घंटी जैसा जो आपको यहाँ पर कमल जैसा जो दिख रहा है, इसके ऊपर आने वाले जो ये चक्र है, ये जो चक्र आपको दिख रहा है, इनके द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। देख रहे होंगे आप, यहाँ सांड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हाथी बना हुआ है और यहाँ पर सिंह बना हुआ भी आपको दिखेगा। तो देखेंगे आप, ये इसके द्वारा अलग अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर सिंह बने हैं, यहाँ पर सांड है और हाथी है। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्र प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। अब जो राष्ट्र प्रतीक चिन्ह लिया गया है, जो अभी मैंने आपको ऊपर वाला बताया, उसी से लिया गया है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ अभी 3 शेर ही नजर आएंगे, लेकिन जो मूल रूप से बना हुआ है उसमें कितने शेर नजर आते हैं, उसमें 4 शेर नजर आते हैं। लेकिन जो भारत के राष्ट्र प्रतीक चिन्ह जो हमने ये ले रखा है, इसमें आप देखेंगे तो कितने दिखते हैं, सिर्फ 3 शेर नजर आते हैं। कितने शेर नजर आते हैं, 3 शेर नजर आते हैं। और जो बीच में जो चक्र बना है, यहाँ पर ये इस घोड़े और इस सांड को अलग अलग करते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या है, कमल जैसा एक आकार का बना हुआ है, ठीक है। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा, लेकिन उन सारी चीजों को नहीं लिया गया है। राष्ट्र प्रतीक में सिर्फ हम ये जो शीर्ष वाला भाग है, इसी को ही हम यूज करते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह बने। ये जो मूल रूप से बना हुआ है ना, यहाँ पे 4 बने हैं, ठीक है। आप इसको पूरा गोल घूमकर देखेंगे तो यहाँ पीछे भी एक सिंह बने हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 4 सिंह बने हुए हैं। लेकिन जब हम इसका ऐसे जो ऊपर देखा था हमने, जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, उसमें आप देखेंगे सिर्फ 3 ही दिखते हैं, जैसा अभी दिख रहा है। इसको आप फोटो कॉपी देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सिर्फ 3 ही दिखेंगे, ये पीछे वाला नहीं नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जो मूल रूप से बना हुआ है उसमें कितने हैं, 4 सिंह बने हुए हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्र संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई है। तो शक संवत को दी गई है। अगला सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग का जो प्रथम मास है वह क्या होता है, वह चैत्र होता है। कौन सा होता है, चैत्र होता है। अगला सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय जो पंचांग है, इसमें अंतिम मास कौन सा होता है। इसमें जो अंतिम मास है वह है फाल्गुन। देखिए सबसे पहला कौन सा है, चैत्र है, उसके बाद वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर उसके बाद बहुत सारे आते हैं और सबसे आखिरी कौन सा है, फाल्गुन है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, चैत्र है, और जो 12वें नंबर का है वह कौन सा है, फाल्गुन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बाघ, ठीक है। जो बाघ है, याद रखना है आपको एक और चीज कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु तो है, लेकिन सन 1973 को बंगाल टाइगर जो है, बंगाल टाइगर को राष्ट्र पशु घोषित किया गया था। इसके पहले शेर भारत का राष्ट्र पशु हुआ करता था। कब घोषित किया गया इसको, सन 1973 में जो बंगाल टाइगर है उसको राष्ट्र पशु घोषित किया गया है, ठीक है। बंगाल टाइगर को किया गया है। अगला सवाल है, बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्र पशु कौन सा था। अभी मैंने बताया कौन सा था, सिंह हुआ करता था। सन 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह हुआ करता था, लेकिन अब कौन सा है, सन 1973 के बाद से अब कौन सा चला आ रहा है, बाघ हो गया है, ओके। चलिए पहले लॉयन था, अब टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है।
क्या नाम है इसका? यह जो सुंदर सा पक्षी है इसका नाम है मयूर। ठीक है, भारत का जो राष्ट्र पक्षी है वह है मोर। भारतीय वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम सन 1972 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया। राष्ट्र पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? अशोक का है। और राष्ट्र फल क्या है? आम है। राष्ट्र वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? क्या है? क्या लिखा है यहाँ पर? हमारे भारत देश के राष्ट्र प्रतीक चिन्ह के नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। यही हमारे भारत देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन पूछा जाता है। आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको यह सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको कवर करवा दिए। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और यह सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। चलिए, हमने 2-3 बार जो मेन चीज़ें थी उसका रिवीजन भी कर लिया है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो गई होंगी। याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लेना। थैंक यू।